हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में हिंदू संगठनों का किस तरह से विरोध हो रहा है। शिमला मंडी के बाद अब सिरमौर में प्रदर्शन हो रहा है। लगातार हिमाचल प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। शिलाई कस्बे में हिंदू संगठन बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। मस्जिद के नाम पर अवैध निर्माण का आरोप यहां पर भी लगाया जा रहा है। बाहरी लोगों पर रोक लगाने की मांग की जा रही है कि जो बाहरी लोग हैं उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। और सिरमौर में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह देखिए झंडे निकालकर हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सिरमौर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने संजौली में देखा, शिमला की संजौली में, उसके बाद मंडी में भी कुछ इसी तरह के प्रदर्शन होते हुए देखे हिंदू संगठनों के लोगों के जरिए। और अब सिरमौर में भी प्रदर्शन हो रहा है। और सिरमौर में जो बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदू संगठनों के द्वारा हिमाचल प्रदेश के शिलाई में एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त आप देखिए देवभूमि संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें भारत सरकार से वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मांग की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में जो अवैध मस्जिदों और मज़ारों का निर्माण हो रहा है उस पर रोक लगाने की मांग हो रही है। और शिलाई और हिमाचल में जो अवैध घुसपैठ हो रही है, जो बाहर से जाति विशेष के लोग आकर बस रहे हैं, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। हमारे कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज ये जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं, इसके लिए किन मुद्दों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? देश के अंदर कहीं पर भी अगर अवैध निर्माण होता है तो हम उसका विरोध करते हैं। आप देखिए हमारे संजौली के अंदर 172 बीघा जमीन में से 156 बीघा जमीन अकेले वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर ली है। यहाँ हिमाचल के अंदर आप देखिए 99% हिंदू समाज रहता है। ये वक्फ बोर्ड कब से और कहां से यहाँ पर पैदा हो गया? के जो कार्यकर्ता यहाँ जुटे हैं वो लगातार नाराजगी दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो अवैध मस्जिदों के निर्माण को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, उसी कड़ी में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और बड़ी संख्या में जो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता हैं वो हिमाचल प्रदेश के शिलाई में इकट्ठा हुए हैं और लगातार प्रदर्शन करके अपनी आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिलाई से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। और सिरमौर का ये शिलाई इलाका है, जैसा कि मोहित की आपने रिपोर्ट देखी। एक और रिपोर्ट दिखाते हैं मोहित मल्होत्रा की, किस तरह से वहां पर प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहा है, विवाद क्या है। हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिदों के खिलाफ लगातार हिमाचल के हिंदू संगठन सड़कों पर हैं। इस वक्त हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के शिलाई कस्बे में एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं। अवैध मस्जिदों के खिलाफ ये प्रोटेस्ट मार्च हो रहा है। साथ ही भारत सरकार से मांग की जा रही है कि वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए और हिमाचल प्रदेश में जो अवैध मस्जिदें बन रही हैं उनको रोका जाए। और बाहर से जो जाति विशेष से जुड़े लोग आकर गैर कानूनी तौर पर हिमाचल में बस रहे हैं, उनको भी यहाँ से बाहर निकाला जाए। इसी मांग को लेकर आप देखिए बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाला जा रहा है। और लगातार बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो जुटे हैं। और लगातार पूरे हिमाचल में ही इसी तरह से हम देख रहे हैं, जगह जगह हिंदू संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में ये प्रदर्शन हो रहा है। देवभूमि संघर्ष समिति के द्वारा ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला जा रहा है और लगातार बड़ी संख्या में जो हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आज सिरमौर में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहित की रिपोर्ट आपने देखी। कल कुछ इसी तरह का विरोध धर्मशाला में भी देखने को मिला था। स्थानीय लोगों ने अवैध निर्माण और बाहरी लोगों के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही अपनी दुकानें भी बंद रख दी। बंद बुलाया जा रहा है, दुकानें बंद की जा रही हैं, बाहरी लोगों को हटाओ, इस तरह की मांग हो रही है। हिंदू संगठनों के लोग इस तरह बैनर, तख्तियां लेकर, झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं। आपको सिरमौर में किस तरह प्रदर्शन हो रहा है ये तस्वीर दिखा रहे हैं। धर्मशाला में जो प्रदर्शन हो रहा है ये तस्वीर दिखा रहे हैं। अवैध निर्माण को हटाने की बात हो रही है, बाहरी लोगों को रोक लगाने की मांग हो रही है। और मोहित हमारे साथ सिरमौर से इस वक्त जुड़ रहे हैं और ज़्यादा ताज़ा जानकारी के साथ। मोहित, एक के बाद एक शहर ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश के जहां लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सोच समझकर सभी हिंदू संगठनों के लोग निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहीं बाहरी लोगों को हटाने की मांग हो रही है, अवैध निर्माण को, मस्जिद में जो अवैध निर्माण है उसे हटाने की मांग हो रही है। आज सिरमौर में क्या कुछ कह रहे हैं, मांगे क्या है इन लोगों की?
देखिए, रोजाना कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में ऐसे ही प्रदर्शन हो रहे हैं। इस वक्त सिरमौर का शिलाई कस्बा है, यहाँ पर आप देखिए बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाला जा रहा है जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। 3 मुख्य मांगे हैं। वक्फ बोर्ड को भारत सरकार खत्म कर दे, हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिदों का जो निर्माण हो रहा है उसको रोका जाए, और बाहर से जो एक जाति विशेष के लोग आकर बस रहे हैं गैर कानूनी तौर पे उनको रोका जाए। आप ये बताइए, आज इन मुद्दों को लेकर आप निकले हैं, रोजाना कहीं ना कहीं हिमाचल में प्रदर्शन हो रहा है, आपको लगता है इस प्रदर्शन से सरकार आपकी बात सुनेगी? जिस प्रकार से पूरे हिमाचल प्रदेश में हिंदू समाज सड़कों पर है, उस तरीके से जो देश में बैठी सरकार और प्रदेश में बैठी सरकार भी मजबूर हो जाएगी कि आज हिंदू सड़कों में है तो किस लिए हैं। जब जब भी हिंदू के हित की बात आई है तो हिंदू हमेशा सड़कों पे उतरकर इस देश की आस्था और सम्मान के लिए लड़ा है। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में घुसपैठ हो रही है, जो बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ बाहर के लोग, पूरे भारत के लोग और विदेश के भी जो रोंगिया लोग हैं वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं, उसी चीज़ का आज विरोध प्रदर्शन शिलाई में भी हो रहा है। आज शिलाई की जनता सड़कों पर है और केंद्र सरकार की जनता सड़कों पर है, महिलाएं भी यहाँ पर हैं। आप बताइए, आप बड़ी देर से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, आप किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर हैं, क्या मांग है आपकी? जी, हमारी सरकार से मांग है कि वक्फ बोर्ड को जो है समाप्त किया जाए। इसके ऊपर जो है हिंदू के लिए खतरा हो सकता है। ये कहीं भी रुमाल रख के पहले मजार बनाते हैं, फिर विशाल मस्जिद बनाते हैं और फिर आतंकवादियों को शह देते हैं और फिर महिलाओं को भी ये चीज हानिकारक हो सकती है। तो सरकार को इस बारे में सोचना होगा। इसलिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे अभी? जी, हनुमान चालीसा का, हम हिंदू है और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और जिसने यहाँ पर रहना होगा उसको भी कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, जय श्री राम कहना होगा। तो इस वक्त हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर ये सब कुछ हो रहा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। शिलाई की तस्वीरें हैं जहाँ पर लगातार महिलाएं भी सड़कों पर हैं और लगातार जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। जी मोहित, लेकिन जब आप पूछ रहे थे सभी लोगों से तो एक मांग रखी जा रही है, बाहरी लोगों को हटाओ। ये मांग क्यों रखी जा रही है? आखिर क्यों लोगों को इस बात का अंदेशा है या शक है कि बाहरी लोग आ रहे हैं और लोग दबाव महसूस कर रहे हैं? ये बाहरी लोग कौन है? देखिए, जो लोग प्रदर्शन में शामिल है उनसे ही बात कर लेते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि बाहरी लोग आकर बस रहे हैं, कौन बाहरी लोग हैं? बाहरी लोग जो बांग्लादेश से आए हैं, जिनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, उन लोगों के खिलाफ जो है प्रदेश भर में हिंदू लोगों का काफ़ी, क्योंकि वो लोग अवैध तरीके से यहाँ पर आए जा रहे हैं और यहाँ पे डेमोक्रेट जो भौगोलिक परिस्थिति है, बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं। हाँ, उनको इनको इम्पोर्ट किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, इनको हिमाचल प्रदेश में लाया जा रहा है। एक के बदले अगर एक यहाँ पर कोई भी बांग्लादेशी बाहर से आ रहा है, जिनके अब हम सीधी तौर से बता सकते हैं कि अभी गुमा में 12 लोगों को पकड़ा गया जिनके डेट ऑफ बर्थ सेम, कह रहे बिना रजिस्ट्रेशन के बांग्लादेश से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और जो हमारे अवैध तरीके से, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कब्जा किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो है पूरा हिंदू समाज जो है हिमाचल प्रदेश के 68 लाख जो संख्या है वो हिंदू समाज एक सूत्र में, हिंदू समाज एकजुट है। और आरोप ये लगाया जा रहा है कि बाहर से, बांग्लादेश से काफी यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो आकर बस रहे हैं, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई डाटा नहीं है, इसी वजह से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोहित, नजर बना के रखिए। मोहित लगातार प्रोटेस्टर्स के साथ मौजूद हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं उनके साथ साथ चल रहे हैं और जो प्रमुख मांगे हैं वो मोहित बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, मुंबई से बड़ी खबर है। धारावी में मस्जिद को लेकर बहुत भारी हंगामा है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने पहुंची थी दरअसल बीएमसी की टीम, और बीएमसी पर लोगों ने पथराव कर दिया, टीम पर ही पथराव कर दिया। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने रास्ता रोक दिया, रास्ता जाम कर दिया। हंगामे के बाद इलाके में भारी तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। बीएमसी यहां पर पहुंची थी कार्रवाई करने के लिए और उसके बाद उनकी टीम पर पत्थरबाजी हुई है। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने रास्ता जाम कर दिया, रास्ता रोक दिया इस टीम का। दरअसल अवैध निर्माण पर एक्शन लिया जा रहा है, जो एनक्रोचमेंट है या अतिक्रमण है उस पर एक्शन लिया जा रहा है और बीएमसी यहीं पर एक्शन लेने पहुंची थी। ये जो सुबानिया मस्जिद है इस पर एक्शन लेने पहुंची थी, लेकिन यहां पर भारी हंगामेदार स्थिति हो गई। लोगों ने रास्ता रोक दिया बीएमसी की टीम को और पत्थरबाजी भी की गई है।
और देखिए, बातचीत करने की कोशिश कर रही है पुलिस भी, मामले को शांत कराने की कोशिश कर रही है। धारावी में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे थे, भारी हंगामेदार स्थिति है और आप देख रहे हैं सैकड़ों लोग धारावी में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं। बातचीत भी की जा रही है, लेकिन पुलिस मामले को शांत कराने पहुंची थी। अभी भी बताया जा रहा है वहां पर तनाव है, बीएमसी की टीम पहुंची थी और देखिए लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये सुभानिया मस्जिद का विवाद है। इसी पर ही विवाद था कि जो अवैध हिस्सा है उस पर कार्रवाई करने की कोशिश हो रही थी और फिर बीएमसी टीम पर हमला होता है। लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। एक और बड़ी खबर ये कि धारावी में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों से बातचीत अभी जारी है, बातचीत की जा रही है, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। धारावी पुलिस स्टेशन पहुंचा मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल, पुलिस और बीएमसी अफसरों के साथ मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। पूरे धारावी का संपूर्ण वातावरण ठीक है, मगर इसको खराब किया जा रहा है। ये धारावी पूरी डीआरपी में गई हुई है, इसको बीएमसी का कोई अधिकार नहीं। 20/8/2024 को ये पूरा डीआरपी को गया है, बीएमसी का अधिकार निकल चुका है और ये मस्जिद 50 साल से है। नोटिस कोई भी नहीं गई है, ना कोई इसका ऑर्डर है बीएमसी से तोड़ने का, ना इसको कोई दिखाया गया है। ये जब डीआरपी में चला गया तो इसका कोई वो नहीं है, संवैधानिक अधिकार ही नहीं है बीएमसी का। और ये भी जो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान के मुताबिक होना चाहिए, जो भी कुछ होना चाहिए उसको हम सब मुसलमान भाई, हिंदू भाई सब मानेंगे। संविधान के मुताबिक चलना चाहिए, जो भी कुछ हो कार्रवाई। और बीएमसी की कार्रवाई का विरोध कर रहे लोग सड़क पर उतर आए हैं। पुलिस को हालात संभालने में कड़ी मशक्कत तक करनी पड़ रही है। जो ट्रैफिक पर फंसा हुआ है उसको निकलने दो, ट्रैफिक बस को निकलने दो। बस ये अपने लिए रहती है, उसको आप बिल्कुल ये मत करो। देखो गाड़ियों का नुकसान करके कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, मेहरबानी करके गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं करेगा। जो बस डाइवर्ट हो रही है उसको डाइवर्ट होने दो। आप लोग थोड़ा साइड में बैठो। क्या है जो भी डिसीजन है वार्ड ऑफिसर वगैरह सर, भाई लोग थोड़ा देर के लिए एक साइड बना के इधर आ जाओ। आप लोग ये बाजू आ जाओ। गुस्से का इजहार करना चाहता है या गुस्से का इजहार ना करें, बराए मेहरबानी आप यहाँ से दूर हो जाएं और आप अंदर जाएं एमजी रोड पर या कहीं भी जाएं, लेकिन यहाँ से गाड़ियाँ जो आ रही हैं जा रही हैं उनको आने जाने दें, शांतिपूर्वक जो बात चल रही है उसको चलने दें। जो भी उसका रिजल्ट आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप शांति बनाए रखें। शुक्रिया। और मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल के बीच बातचीत हो रही है, जो पुलिस के लोग हैं उनसे बातचीत हो रही है, उन्हें समझाने की कोशिश हो रही है। आपको 2 तस्वीरें दिखाई किस तरह से प्रोटेस्टर्स जुटे हुए थे सड़क पर, उसके बाद बीएमसी की टीम का रास्ता रोका गया, कार्रवाई करने नहीं दी गई और फिर उसके बाद अब बताया जा रहा है कि पुलिस से बातचीत हो रही है। क्या बातचीत हो रही है, राजीव से ज़्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता राजीव सिंह इस वक्त मौजूद हैं। राजीव, बताया जा रहा है बातचीत हो रही है, समझाने की कोशिश हो रही है, ये विवाद आखिर है क्या? बीएमसी की टीम को तक रोका गया उन पर क्योंकि बीएमसी की टीम कार्रवाई करने पहुंची थी, और अब बातचीत किस तरह से आगे बढ़ रही है? देखिए, बीएमसी ने का पहले से तय था अवैध स्ट्रक्चर को तोड़ने को लेकर। उसी को लेकर बीएमसी की 2 टीम गई हुई थी, 2 गाड़ियां गई हुई थी और मस्जिद पर पहुंचने के पहले ही कुछ लोग जिन्होंने पहले से प्लान करके उनको इस बात की जानकारी थी कि डिमोलिशन होगा, उन्होंने रास्ते में ही बीएमसी की गाड़ियों को रोका और उस पर पथराव किया, जिस वजह से बीएमसी की गाड़ियों के जो कांच थे वो टूट गए। उसके बाद में तो वहां पर बड़ी पैमाने पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लेकिन जैसे भीड़ इकट्ठा हुई पुलिस ने हालात को काबू में किया, लोगों को तितर बितर किया। उसके बाद में स्थानीय लोगों का एक डेलीगेशन, जिसमें मस्जिद के भी लोग शामिल थे और स्थानीय नेताओं का भी एक डेलीगेशन जो है धारावी पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां पर अधिकारियों से, पुलिस और बीएमसी के अधिकारियों से बातचीत हुई। बातचीत के बाद में इस डेमोलिशन को फिलहाल टाल दिया गया है कुछ दिनों के लिए। जानकारी के मुताबिक 1 हफ्ते के लिए टाला गया है। बातचीत करके जो अवैध स्ट्रक्चर है उसको हटाने को लेकर आगे चर्चा की जाएगी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि शुरुआत में जब डेमोलिशन के लिए जा रही थी बीएमसी की टीम तो उसे रास्ते में ही रोक लिया गया था, इसलिए कुछ समय के लिए वहां पर स्थिति तनावपूर्ण थी, लेकिन अब पूरा मामला जो है लगभग शांत हो गया है और कार्रवाई पर रोक लग गई। अभी कोई टीम वहां पर मौजूद नहीं है राजीव? बीएमसी की जो टीम गई थी, जो अधिकारी गए थे, वही अधिकारी जो है इस वक्त धारावी पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। स्थानीय लोगों के साथ में, पुलिस के साथ में बातचीत करके
जानकारी के मुताबिक एक हफ्ते के लिए टाला गया है। बातचीत करके इस पूरे मसले का हल निकाला जाएगा। हालांकि बीएमसी की तरफ से पहले से जो भी अवैध स्ट्रक्चर होते हैं, मुंबई में 227 वार्ड है, तो हर वार्ड में इस तरह के अवैध स्ट्रक्चर पर बीएमसी समयानुसार कार्रवाई करती रहती है। उसी के तहत भी ये कार्रवाई पहले से निर्धारित थी, लेकिन स्थानीय लोगों को भी इसकी जानकारी थी, तो उन्होंने मस्जिद पर पहुंचने के पहले ही उसे रोक दिया था और रोड ब्लॉक कर दिया था। और उसके बाद में जब बीएमसी के अधिकारी उन्हें हटाने की कोशिश की तो उस दौरान उन्होंने बीएमसी की गाड़ी पर पथराव से किए, जिस वक्त थोड़ी देर के लिए वहां पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। लेकिन अब मामला शांत है। हालांकि इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात किया गया है, जो भीड़ थी उसे हटा दिया गया। और राजीव, ये भी बताइए, जो मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल है, क्या वो कोऑपरेट कर रहा है? वो बात मान गया है? अब एक हफ्ते तक कार्रवाई नहीं होगी, टल गई है? बिल्कुल, देखिए उनकी यही मांग थी कि इस तरह से मस्जिद एक धार्मिक जगह है, उसको डेमोलिश नहीं किया जाना चाहिए। जो भी मसला है वो बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। और इसीलिए स्थानीय जो नेता है वह वर्षा गायकवाड़ वगैरह, जो कि वह उसी क्षेत्र से सांसद है, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे थे। वर्षा गायकवाड़ ने सीएम से भी बात की थी। सीएम ने इस बात का आश्वासन दिया था कि फिलहाल जो है डेमोलिशन को रोक दिया जाएगा और उसके बाद में इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन, बीएमसी और पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद इसे टाला गया है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, पूरे मामले को समझा रहे थे। फिलहाल अभी टल गई है ये पूरी कार्रवाई, लेकिन बहुत ज़्यादा बीएमसी के जो टीम थी उसके साथ बहस हुई लोगों की। पुलिस ने मामले को शांत कराया, अब शांत हो गया है, तनावपूर्ण हालात नहीं है। और हमने मुस्लिम प्रतिनिधियों की बात भी बताई और राजीव ने कहा कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं इस पूरे मामले पर। आगे बढ़ते हैं, बात राजनीति की करते हैं, हरियाणा विधानसभा चुनावों की। जी हां, एक मसला बहुत विवादों में आ गया है। कुमारी सैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर मिल गया है। जी हां, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान दे दिया। मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी में आने का ऑफर दिया है। वो चाहें तो बीजेपी में आ सकती हैं, ये मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस से नाखुश चल रही हैं कुमारी सैलजा, जो सूत्र बता रहे हैं। प्रचार भी नहीं कर रही हैं काफ़ी दिनों से, और ऐसे में बताया जा रहा है कि कांग्रेस से नाराज चल रही हैं। इसी बीच बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर का बहुत बड़ा बयान आता है। क्या कुछ कहा गया, सुनाते हैं आपको। हमारी दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। सम्मान सबको प्यारा है, अपमानित करना ये समाज में वर्जित है। कोई किसी अपमान आता तो पंचायत में बैठते हैं, अगर पंचायत में कोई विरोधी व्यक्ति भी हो खड़ा होकर किसी के बारे में बोल देता है तो पंचायत बैठा देती है ना, नहीं भाई ऐसा नहीं बोल करती है ना। लेकिन इनको शर्म नहीं आई, उस बहन को गालियां तक दी इन्होंने, वह बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए, हमने ऑफर दे दे के उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आए तो हम तैयार हैं उनको मिलाने के लिए। और आपको बताते हैं कि मनोहर लाल खट्टर को आपने सुना, उनका जो बयान है उसको विस्तार से बताते हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हालत खराब है, ये दरअसल उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और कांग्रेस का जो सीएम चेहरा वो साफ नहीं है। हुड्डा फैमिली में सीएम बनने पर खींचतान मची हुई है। ये देखिए, दलित बेटी कुमारी सैलजा का अपमान किया जा रहा है कांग्रेस में। कुमारी सैलजा को गालियां तक दी गई, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। मनोहर लाल खट्टर की तरफ से उनका अपमान हो रहा है, उन्हें सम्मान नहीं किया जा रहा उनका। कुमारी सैलजा को गालियां तक दी गई। सैलजा के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं, कभी भी वो आ सकती हैं। कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। हरियाणा में कांग्रेस को हार का डर है और गठबंधन की जो वजह है, इसी वजह से हार का डर है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को विश्वास होता कि उनकी सरकार बन रही है तो वो गठबंधन करने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाते, पर कांग्रेस ऐसा कर चुकी है। उनके साथ हाथ मिलाने वाला कोई नहीं आया। ये उनकी हार की तरफ बढ़ती एक पहचान है। और देखिए, हरियाणा कांग्रेस में किस तरह से खींचतान मची हुई है। क्यों कुमारी सैलजा नाखुश नजर आ रही हैं, इसकी वजह समझने की कोशिश करते हैं। पहली वजह यह है कि करीबियों को टिकट न मिलना, यानी जो हुड्डा कैंप में करीबी रहे उनको टिकट मिलने में तरजीह, और उनके करीबियों, कुमारी सैलजा के करीबियों को टिकट न मिलना, ये पहली वजह। दूसरी बड़ी वजह, टिकट में हुड्डा को प्राथमिकता दी गई, हुड्डा कैंप को प्राथमिकता दी गई। तीसरी बड़ी वजह, जहां सैलजा है वह करीबी कैंडिडेट, वहां मैदान में हुड्डा करीबी निर्दलीय हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। चौथी बड़ी वजह, कांग्रेस कैंडिडेट के सामने हुड्डा समर्थक निर्दलीय खड़े हैं। पांचवी वजह, जहां गैर हुड्डा समर्थक कैंडिडेट हैं वहां भी हुड्डा करीबी निर्दलीय हैं। तो यानी जहां हुड्डा कैंप के
कैंडिडेट नहीं है, प्रत्याशी नहीं है, वहां पे हुड्डा कैंप के जो करीबी हैं वो निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए और ज्यादा बताई जा रही है कि असंतुष्टि है कुमारी सैलजा के जो गुट में है, और कुमारी सैलजा इसीलिए नाराज चल रही है, इसलिए खींचतान है। तो ये 5 प्रमुख वजह है जिसकी वजह से खींचतान मची हुई है। कुमार विक्रांत और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। कुमार, बीजेपी ने तो मुद्दे को पकड़ लिया है और ऑफर भी दे दिया है कुमारी सैलजा को कि बीजेपी में उनका स्वागत है, वो जब चाहे आना चाहे, लेकिन नाराजगी क्या है? क्यों नाराज है कुमारी सैलजा? देखिए, 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह तो ये कि हुड्डा के कैंप को टिकटों में तरजीह दी गई। हालांकि उसके बाद कुमारी सैलजा से जब TV9 ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि 2004 में भजनलाल कैंप को ज्यादा तरजीह दी गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री हुड्डा बन गए थे, तो वो मामला शांत हो गया था। दूसरी बात सामने आई जब कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता, जो कथित कार्यकर्ता थे, उन्होंने तमाम भद्दी टिप्पणियां करी दलित होने पर, जिसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने TV9 से बातचीत में कहा कि कुमारी सैलजा उनकी छोटी बहन है, सम्मानित नेता है, और कोई भी कांग्रेस में ऐसी बात करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो वो मामला भी शांत हो गया था। लेकिन उसके बाद जो सैलजा के करीबी उम्मीदवार लड़ रहे हैं और कुछ कांग्रेस के उम्मीदवार जो हुड्डा कैंप के नहीं माने जाते हैं, उनके सामने माना जा रहा है कि हुड्डा कैंप के लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको हुड्डा कैंप ने अभी तक बैठाया नहीं है। इस बात को लेकर नाखुशी है और ये नाखुशी उन्होंने आला कमान को बता दी है। पूरे मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिशें लगातार जारी। यहाँ कांग्रेस खेमे में पूरे मामले को सॉर्ट आउट करने की तो कोशिश जारी है, लेकिन अब कुमारी सैलजा की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखना होगा। बहरहाल शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत पूरे मामले को समझाने के लिए। और आपको सुनवाते हैं सीएम फेस को लेकर TV9 को दिए इंटरव्यू में कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा। देखो, हर एक की इच्छा होती है, क्यों नहीं होगी अपनी इच्छा। मतलब ये तो नहीं है ना कि कुछ ही लोग इच्छा जाहिर करें और बाकी सब बैठें, क्यों? ये तो इट्स एन ओपन फील्ड, हाई कमांड हैज़ टू डिसाइड, ऑल ऑफ अस हैव टू वर्क, और सबने काम किया है। अब देखो, मैं किसी और पर क्यों टिप्पणी करूं? मैं तो अपनी बात कह सकती हूं कि इतना समय है, लोग भी हैं, सब कुछ है और काम करने की इच्छा है। आगे देखो, इच्छा रखना एक खाका है और हाई कमांड क्या फैसला करता है वो एक दूसरी चीज़ है। नहीं तो आदमी सब प्रगति करने की सकता है, क्यों नहीं बन सकती? तो पार्टी की पद्धति है, विधायक बनेंगे, ऑब्जर्वर आएंगे, वो विधायकों से पूछेंगे, उनका मत जानेंगे और फिर हाईकमांड फैसला कर देगी। जिसका भी फैसला कर देगी मेरे को मंजूर होगा, वो तो सबको हक है। पार्टी हाईकमांड का फैसला जो भी होगा मानूंगा, ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। तो हरियाणा में सीएम फेस को लेकर खींचतान मची हुई है। आगे बढ़ते हैं और अब खैर दिल्ली की बदलती सियासत से जुड़ी हुई आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं आतिशी, नई मुख्यमंत्री दिल्ली की बन रही हैं। शाम 4:30 बजे राजनिवास में होगा आतिशी का शपथ ग्रहण। आतिशी के साथ 5 मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। आतिशी की नियुक्ति को राष्ट्रपति मुर्मू की मंजूरी मिल गई है और आज शपथ ले रही हैं। 5 मंत्री भी और शपथ लेंगे। शाम 4:30 बजे ये कार्यक्रम है शपथ ग्रहण समारोह का। और बता दें आपको, आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही हैं आतिशी और नई सरकार बन रही है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद आतिशी नई मुख्यमंत्री दिल्ली की, और उनकी तरफ से एक चुनौती ज़रूर रहेगी। दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर कि आज शपथ ग्रहण समारोह है और कौन कौन जो दिल्ली की सरकार में, आतिशी सरकार में मंत्री होंगे आपको बता दें। गोपाल राय कैबिनेट मंत्री, पहले कैबिनेट मंत्री, और आपको बता दें कैलाश गहलोत पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। सौरभ भारद्वाज भी कैबिनेट मंत्री रहे, इमरान हुसैन भी कैबिनेट मंत्री रहे और मुकेश अहलावत को नया चेहरा यानी इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। तो दिल्ली की सियासत में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। आतिशी के तौर पर आतिशी मुख्यमंत्री हैं और तीसरी दिल्ली की पूरी ओवरऑल सियासत देखें तो तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं आतिशी। ये वो चेहरे हैं जो कैबिनेट में मौजूद होंगे। आतिशी कैबिनेट में मौजूद होंगे। आतिशी दिल्ली की 9वीं और सबसे युवा मुख्यमंत्री के अलावा सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। दिल्ली के सबसे युवा सीएम का रिकॉर्ड केजरीवाल के नाम था, अरविंद केजरीवाल के नाम था। 2013 में पहली बार सीएम बनने के समय वो 45 साल के थे और आतिशी अभी 43 साल की हैं। तो आतिशी नई युवा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाली हैं आज।
हमारे साथ हमारे सहयोगी इस बड़ी कवरेज के साथ मौजूद हैं जितेंद्र भाटी। जितेंद्र, तैयारियां हो चुकी हैं शपथ ग्रहण समारोह की और आतिशी के साथ साथ एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है दिल्ली की राजनीति में। 5 मंत्री और शपथ लेने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए तैयारी पूरी हो गई है। मैं सिविल लाइंस में हूँ, राजनिवास के बाहर और राजनिवास के अंदर पूरी तैयारी चल रही हैं। शाम को 4:30 बजे आतिशी 9वीं और दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। साथ में 5 कैबिनेट मंत्री जो हैं वो भी शपथ लेंगे, जिनमें से 4 वही चेहरे हैं जिन पर अरविंद केजरीवाल भरोसा जताते थे, जिसमें गोपाल राय हैं, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन। लेकिन मुकेश अहलावत एक नया चेहरा है जो कि दलित नेता के तौर पर उनको जगह दी गई। हालांकि एक बार तो भी खाली रखी गई है। तो दिल्ली में कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की फुल फ्लैश जो सरकार है तीसरी बार बनने जा रही है। हालांकि इसके पीछे वजह कोई मध्यवर्ती चुनाव वगैरह नहीं है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल ने तय किया था कि जब तक उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है उन्होंने पद से इस्तीफा दिया और कहा कि जनता के बीच जाएंगे और जनता का उन्हें जीत सर्टिफिकेट देती है ईमानदारी का तो ही कुर्सी पर बैठेंगे। देखिए पूरी जो कवायद है वो इस बात को लेकर है कि विधानसभा चुनाव जो हैं वो दिल्ली के होने हैं, क्योंकि फरवरी 2025 तक ही कार्यकाल बचा हुआ है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दाव खेला है। महिला मुख्यमंत्री जो है वो बनाई गई हैं, तीसरी मुख्यमंत्री होंगी। देखिए इससे पहले देखेंगे तो सुषमा स्वराज बीजेपी से, कांग्रेस से जो है शीला दीक्षित और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है आतिशी, वो तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है। तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। अब देखना होगा कि सरकार की क्या रहेंगी। हालांकि हमने गोपाल राय से बात भी की थोड़े पहले, तो उन्होंने कहा कि जो काम अरविंद केजरीवाल शुरू किए थे उन्हीं को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। 4:30 बजे ये ओथ सेरेमनी दिल्ली के जो उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना उनके द्वारा राजनिवास में इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जितेंद्र, एक बात बताइए, ये जो चुनौती है अभी नई दिल्ली की सरकार के सामने, वो चुनौती कितनी बड़ी है? क्योंकि एक तरफ तो आरोपों से घिरे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जमानत पर हैं, मनीष सिसोदिया जमानत पर हैं, जो टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की वो फिलहाल एक आरोपों के तहत है। अब आतिशी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये भी देखना है कि टसल ना हो एलजी के साथ दोबारा, जो अरविंद केजरीवाल के साथ होता रहा है। बिल्कुल, एक चुनौती बहुत बड़ी है। आप सोचिए जिस पार्टी के मुखिया जो हैं उनको जेल जाना पड़ा, शिक्षा स्वास्थ्य 2 चीज़ों पर आम आदमी पार्टी बातें करती थी। तो आपको याद होगा स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन थे, उनको एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अंदर जाना पड़ा। शिक्षा मंत्री खुद जो है मनीष सिसोदिया रहे, उनको जेल जाना पड़ा। अब भले ही जो है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है, लेकिन लोगों के बीच में जो परसेप्शन बना है उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उससे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएँ थीं जो कि लागू होते होते रुकी हुई है। मसलन मैं बात करूँ आपकी, तो इस बजट में ये ऐलान किया गया था कि महिला जो कि दिल्ली की महिला हैं, 18 साल से ऊपर की वयस्क महिलाएं, उनको 1,000 रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। वो योजना अभी तक अमली जामा नहीं पहन पाई है, क्योंकि कोई कैबिनेट की बैठक हो ही नहीं पाई। अब जब क्योंकि कुछ कोर्ट की भी रिस्ट्रिक्शंस हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर, तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि आतिशी जब आज पदभार संभाल रही हैं तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी उनकी यही होगी कि इस योजना को आगे बढ़ाया जाए। साथ साथ जो अन्य चीज़ें भी सरकार के अंदर जिनकी रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी उनको तेज़ गति दी जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, कुछ ही चंद महीने जो हैं वो सामने हैं। तो ऐसे में इस काम को स्पीड अप करना होगा और कैसे कर पाती हैं एक तालमेल भी बिठाना होगा, क्योंकि हमने देखा था कि ज़्यादातर मंत्रियों के बीच में और साथ साथ में जो खुद अरविंद केजरीवाल है उनकी सीधे तौर पर जो राज्यपाल है उनके साथ में तीखी नोकझोंक होती थी। क्या वो इस सरकार में भी जारी रहेगी या थोड़ा उसमें नरमी देखने को मिलती है दोनों तरफ से? ये तमाम चीजें हैं जिनका जो जवाब है वो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन एक कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। बड़ी बात जितेंद्र आपने बताई, एक कोशिश तो है लेकिन दबाव की स्थिति भी है, और ऐसे में आज से दिल्ली की आतिशी पारी शुरू होने जा रही है। सबकी नजरें होंगी दिल्ली की इस नई सरकार पर। प्राथमिकता ये भी होगी कि जो लंबित काम है वो भी सुलझा लिए जाएं। और आपको हम बता रहे हैं कि शपथ लेने वाले कौन कौन मंत्री हैं। सौरभ भारद्वाज के बारे में हमने आपको बताया, मुकेश अहलावत नया चेहरा है। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं तिरुपति प्रसादम पर किस तरह की लड़ाई छिड़ी हुई है और कितनी सियासत हो रही है, इसमें सच्चाई कितनी है। तिरुपति प्रसादम विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने सीएम चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखी है। प्रसादम में मिलावट मामले की जांच की मांग की गई है। भ्रष्टाचार और अन्य धर्मों को बढ़ावा देने की भी जांच की मांग इस चिट्ठी में की गई है। ये विवाद बढ़ता जा रहा है और अब इसकी जांच आगे बढ़ाई जा रही है। अब इस मामले में जो चिट्ठी लिखी गई है वो भी सामने आ गई है। सीएम चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखा गया है केंद्रीय मंत्री संजय कुमार की तरफ से।
और एक और बड़ी खबर ये कि प्रसादम में मिलावट विवाद के बाद कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। कर्नाटक में मंदिरों को केवल नंदिनी घी का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन बनाता है नंदिनी ब्रांड का ये घी और यही इस्तेमाल होगा प्रसाद बनाने में, ये निर्देश दिए गए हैं। मंदिर में पूजा समेत सभी कार्यों के लिए केवल नंदिनी घी का ही इस्तेमाल होगा, ये कहा गया है, ये फैसले में है। मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कर्नाटक सरकार ने आदेश दिया है। तो इस पूरे विवाद के बाद ये बड़ा आदेश है, कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला है। जो प्रसाद होगा मंदिरों में वो नंदिनी घी से ही बनाया जाएगा, इसका इस्तेमाल ही होगा। और एक और बड़ी खबर, तिरुपति प्रसादम विवाद के बाद एक्शन में राजस्थान सरकार भी है। जी हां, राजस्थान में बड़े मंदिरों के जो प्रसाद होंगे उसकी जांच की जाएगी, वो जांच के दायरे में होंगे। भजनलाल सरकार जो राजस्थान की है, जांच के आदेश दे दिए हैं। 23 से 26 सितंबर के बीच ये तारीख है, 23 से 26 सितंबर के बीच जांच की जाएगी। 14 मंदिरों के पास प्रसाद की गुणवत्ता का सर्टिफिकेट है, ये क्वालिटी सर्टिफिकेट है, लेकिन बाकी मंदिरों के भी प्रसाद की जांच होगी। और तिरुपति प्रसादम विवाद के बाद वीएचपी की बड़ी मांग सामने आई है। मंदिरों का जो नियंत्रण है वो हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए, ये ये बताया जा रहा है। तिरुपति प्रसादम विवाद के बाद वीएचपी की बात सामने आई, उनकी मांग सामने आई है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग बांगड़ा ने ये मांग की है। प्रसाद में पशुओं की चर्बी का जो इस्तेमाल है वो असहनीय है, टॉलरेट नहीं किया जा सकता, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए हिंदू लोगों को सौंप दी जानी चाहिए मंदिरों की जो नियंत्रण है। और एक और बड़ी खबर, तिरुपति लड्डू में पशु चर्बी मिलावट पर नाराजगी जताई गई है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने नाराजगी जताई है। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान आ गया है, अगर लड्डुओं में पशु चर्बी मिलाई है तो ये अक्षम्य है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है। एक और बड़ी खबर इस विवाद से जुड़ी हुई, प्रसादम में मिलावट विवाद पर फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद का बयान आया है। बीजेपी को अफवाह फैलाने में महारत हासिल है। भारतीय जनता पार्टी क्या क्या करेगी, किस तरह अफवाह फैलाएगी, इसमें तो भैया इनको महारत हासिल है ना। ये सब भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा है, अफवाह है, जिससे लोग पूरी तरह से जानकारी रखते हैं। ये विश्वसनीय चीज़ नहीं है। इस तरह की बात करना इस देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है, इस देश में आपसदारी भाईचारा को कमजोर करना है। और तिरुपति प्रसादम में मिलावट विवाद पर अब तक क्या क्या हुआ है और किसने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। जेपी नड्डा की तरफ से, बीजेपी के अध्यक्ष की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई, जांच के बाद उचित कार्रवाई होगी, ये कहा गया। बंडी संजय कुमार गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा आपको बता रहे हैं। हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। चंद्रबाबू नायडू जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने आरोप लगाया सबसे पहले दावा करके कि जगनमोहन सरकार में, जो पिछली सरकार थी, प्रसाद की जो प्योरिटी है, पवित्रता है, वो खंडित हुई है। जगनमोहन रेड्डी जो पूर्व सीएम रहे आंध्र प्रदेश के, उनकी तरफ से कहा गया सीएम झूठ बोल रहे हैं, यानी चंद्रबाबू नायडू झूठ बोल रहे हैं, भगवान के नाम पर राजनीति की जा रही है। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया सीबीआई जांच होनी चाहिए, दोषियों को फांसी होनी चाहिए। जितेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया, केंद्रीय मंत्री की तरफ से, मामला आस्था से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जरूरी है कि इस मामले में एक्शन हो। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया, जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनकी तरफ से कहा गया कि जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश में भी जांच करवाई जाएगी। तो ये अहम मसला है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो नेताओं की सामने आई हैं, उससे जुड़ी हुई बात हम आपको बता रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बीकानेर में भारत अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास हो रहा है। दोनों देशों के 600 जवानों ने हिस्सा लिया। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना ने अपना शौर्य दिखाया है। दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों को ढूंढकर ध्वस्त किया जाएगा। इस ड्रिल में देखने को मिला, युद्धाभ्यास में देखने को मिला, होवित्जर तोप से दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद किया।
जी हाँ, ये राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान के बीकानेर पर हो रहा है और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका की सेना के युद्धाभ्यास का आज आखिरी दिन है और पिछले 72 घंटों से दोनों देशों की सेनाएं काल्पनिक युद्ध की एक्सरसाइज कर रही हैं। ये तस्वीरें उसी युद्धाभ्यास की जुड़ी हुई हैं जो वॉर ड्रिल चल रही है। वास्तविक युद्ध की तरह दोनों सेनाएं आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रही हैं इस युद्धाभ्यास में, और कैसे दुश्मनों को के ठिकानों को ढूंढ कर वार किया जा सकता है ये सिखाया जा रहा है। सेना को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि दुश्मन एक घर में छिपा है। सेना ने उस घर पर धावा बोल दिया। जवान बिजली की रफ्तार से घर के अंदर दाखिल हुए, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही दुश्मन किसी और लोकेशन पर चला गया था। और ये पूरी कार्रवाई इस ऑपरेशन में तब्दील होती हुई दिखाई दी कि कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। ऑपरेशन बड़ा था, इसलिए सैनिकों को बुलाया गया। ग्राउंड जीरो पर मौजूद जवानों की मदद के लिए सेना की एक और टुकड़ी रवाना हो गई और ये सब कुछ तत्परता में दिखाया गया। एक्शन लिया गया कि कैसे दुश्मनों की तबाही होगी। अमेरिका की बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार होकर सेना उस इलाके में पहुंची जहां दुश्मन देश की सेना के छिपे होने की जानकारी मिली थी। ये तस्वीरें एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रणनीति बनाई गई, कैसे दुश्मनों का सामना किया जाता है और दुश्मनों पर प्रहार किया जाता है, घात लगाकर दुश्मनों पर वार किया जाता है। और एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं इसी वॉर ड्रिल से जुड़ी हुई। सेना की ये टुकड़ी के पहुंचने के बाद हमले की रणनीति बनाई गई है। टारगेट को पिन पॉइंटेड किया गया है और फिर दुश्मन पर जोरदार हमला करने का ऑपरेशन शुरू हुआ। You will send your support groups. तस्वीरें एक के बाद एक रणनीति से जुड़ी हुई हैं और सेना के जवानों ने पूरी ताकत के साथ फिर दुश्मन के ठिकानों पर हमला किया, उसके ठिकानों को तबाह कर दिया। तो रेगिस्तान के इस रण में कैसे अंजाम दिया जा रहा है इस ऑपरेशन को, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। दोनों देशों ने दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों को तबाह करने के लिए M777 होवित्जर तोप का भी इस्तेमाल किया है। M777 होवित्जर तोप से दुश्मन के ठिकानों पर गोले दागे गए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमले में दुश्मन का ठिकाना पूरी तरह बर्बाद हो गया।